गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी क्या है? दोस्तों श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो कि भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। भारत में जनगणना कितने साल बाद होता है? दोस्तों भारत में जनगणना जो है ना, ये 10 वर्षों के अंतराल में होता है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। संसदीय प्रणाली कौन सा देश से लिया गया है? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो व्यवस्था है ना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को जो है ना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था संविधान सभा ने, ठीक ना। तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने अपनाया था। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल, यहाँ संघीय की बात की जा रही है, मतलब कि केंद्रीय की बैठक अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल जो कि राज्य स्तरीय होता है, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तब आपको बताना है मुख्यमंत्री, और संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, ये तो सभी को पता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तब आपको बताना है राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब आपको क्या बताना है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो ये दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पंचायत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 में किया गया है पंचायत का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संविधान का भाग 8। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 352, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अभी तक वर्तमान में कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो 3 बार लगा है। पहली बार जो है 1900 जो है ना, ये 62 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था, और तीसरी बार 1975 में लगा था, 25 जून 1975 को। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, ठीक है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो ये दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था 1688 में, ठीक है, 1688 में ब्रिटेन में हुआ था, याद कर लीजिएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, ठीक है ना। चलिए साइंस के क्वेश्चंस करते हैं। धोवन सोडा, जिसे इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, और नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसमें H हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। और इसका नाम खाने का सोडा का एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। तो बाइकार्बोनेट भी आप लोग कह सकते हो। सोना को घोला जा सकता है। दोस्तों सोना को जो है ना अम्ल राज में घोला जा सकता है, इसे इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल राज किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, ठीक ना। कौन मिश्रण होता है? तो अम्ल राज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये अम्लों का जो है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक ना। सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदर्वपातन, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें कोई जैसे कोई ठोस जो होता है ना, जैसे इसमें कपूर है, तो ये जो दोस्तों ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा बिना द्रव में परिवर्तन हुए। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, धारा, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मापने के लिए जो है ना, अगर मतलब जो प्रयोग किया जाता है उपकरण, उसको मल्टीमीटर कहते हैं, जो कि तीनों माप सकता है, ठीक ना, मल्टीमीटर। आई होप आप लोग समझे होंगे। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि धारा को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का ध्यान रखिएगा, और वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का, ठीक ना। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? गाइस, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है। एक एडी नग, अंगूठी में एडी नग लगा हुआ होता है, छोटा छोटा होता है ना, तो उसी तरीके से ट्रिक बनाया है। एक एडी नग दे दो, कहने का मतलब ये है कि ये चारों जो विटामिन है ना, ये वसा में घुलनशील है। मतलब विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए और विटामिन डी, और जो बचा बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। BC जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्लोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। देखिए दोस्तों, मैं आपको विटामिन का रासायनिक नाम याद करने के एक ट्रिक बता देता हूं, आप इसको 1 सेकेंड में याद कर सकते हो, ठीक ना। और किसी भी प्रकार का विटामिन का नाम पूछ लिया जाए, इजिली आप बता सकते हो। देखो, ट्रिक हमारा क्या है, अरे बीटेट एग्जाम देने, देखिए बीटेट जो है ना, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एग्जाम होता है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीटेट क्लियर कर लीजिए या सीटेट, बात वही, आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे बिहार में, ठीक ना। तो अरे बीटेट एग्जाम देने डीके और कैफ भी आया है। मान लीजिए ये 2 व्यक्ति का नाम है, वैसे खिलाड़ी का भी नाम है, दिनेश कार्तिक और कैफ। तो देखो, मैंने क्या किया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो रा को मैंने आर से डिनोट कर दिया है और विटामिन ए को पहले रख दिया है, तो अरे AR से अरे मैंने बना दिया। और BT, अब इसका मतलब क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम बी के साथ मैंने टी कर दिया, TH से था होता है ना, तो टी लगा दिया, एक लेटर यहाँ पर। उसके बाद विटामिन सी, हाँ CA, ये कर लेना है बाद में। उसके बाद दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है, तो ई के साथ मैंने टी लगा दिया। याद करने का ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैलिसफेरोल होता है, तो का को मैंने के से डिनोट कर दिया। उसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन होता है, तो फा को मैंने एफ से डिनोट कर दिया। पहले विटामिन और उसके बाद विटामिन का नाम का उसका फर्स्ट लेटर मैंने रख दिया है, ठीक ना। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ए से डिनोट कर दिया। तो ट्रिक हमारा क्या बनता है? अरे बीटेट एग्जाम देने डीके और केएफ भी आया है, कैफ भी आया है, दिनेश कार्तिक और कैफ भी आया है, CA। अरे बीटेट एग्जाम देने डिक्के और कैफ भी आया है, CA। ये ट्रिक है, बाकी आप लोग खुद ही आप याद कर लोगे अगर आएगा एग्जाम में। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो है ना विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए, तो आप ट्रिक माइंड में रिमाइंड करोगे, याद करोगे। अरे बीटेट एग्जाम देने डीके और कैफ भी आया है, CA। कैफ, KF आ रहा है ना, कैफ, तो का के साथ फा लगा हुआ, कैफ, तो फ्लोक्विनोन हो गया विटामिन के का रासायनिक नाम। अब मैं बोलता हूँ विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ, तो अरे बीटेट एग्जाम देने डीके और केफ और कैफ भी आया है, CA। तो डीके का आ गया ना उसके साथ, डी के साथ का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैलिसफेरोल। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ विटामिन बी का रासायनिक नाम। अरे बीटेट, BTET, तो बी के साथ टी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम TH से थायमिन, तो टा आ गया। और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो अरे बीटेट, BTET, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टी से टेकोफेरोल। तो ये ट्रिक है जो कि थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मुझे आप लोग बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्रिक हमने क्या बताया? अरे बीटेट एग्जाम देने डीके और केएफ भी आया है, CA। बीटेट एग्जाम देने डीके और केएफ भी आया है, CA। ये है ट्रिक। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, तो रेटिनॉल का जो रा है उसको R से डिनोट कर दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर सकते हो। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? तो ये है ब्रोमीन, ठीक ना। ये अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों
कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तब आप बताओगे पारा, ठीक ना, पारा जो कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है और ये अधातु है। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ना बड़े वस्तुओं का काफी छोटा आकार में इमेज बनाता है, ठीक है, तो इसलिए पीछे सारे व्हीकल्स को देखने में आसानी होता है। अमलगम किसका मिश्र धातु है, तो ये पारे का मिश्र धातु है अमलगम। द्रव्यमान संख्या क्या है, तो ये दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। किसी तत्व या किसी भी धातु का जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, ये उसके न्यूक्लियस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, ठीक ना, यह आपको पता होगा ज्यादातर स्टूडेंट को। कौन ध्वनिक तरंग कौन सी तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना। वर्ग में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें दोस्तों नीचे की ओर जाने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व के परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन आता है, बढ़ता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बढ़ता है, देख सकते हो, ठीक ना। क्या कहा गया, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल जो है अधिकतम होता है, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है और ठोस में न्यूनतम होता है। वेग समय ग्राफ की ढाल से प्राप्त किया जाता है त्वरण। त्वरण जो एक्सीलरेशन, ये दोस्तों वेग समय ग्राफ की ढाल से प्राप्त किया जाता है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रतिरोध का सूत्र होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट वी बटे में आई का मतलब यहाँ पर है करंट, ठीक है ना। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, विकृत गंधीता, ठीक है ना, ये क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे। हिंदी के क्वेश्चंस करते हैं। पंचमढ़ी में कौन सा समास है, द्विगुण समास है, क्योंकि इसमें पूर्व पर जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, ठीक है, संख्यावाचक कह सकते हो विशेषण, तो यहाँ पर पंच है, ठीक ना, तो ये द्विगुण समास है। काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है, प्रसाद गुण को काव्य गुणों में राजा माना गया है, प्रसाद गुण को। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है, ठीक है, छंद शास्त्र में। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है, ठीक ना। पूर्व पद पहला पद जो है प्रधान होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ होता है मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना, मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मतलब कि जीवन को निर्झर रूप दे दिया गया है, ठीक ना, तो ये होगा रूपक अलंकार। लेकिन जहां पर तुलना होता से के जैसा, तो फिर वहां पर उपमा अलंकार होता, रूपक में उसी का रूप दे दिया जाता है। जैसे आप चांद हो, अरे यार ये तो चांद है, मतलब चांद बोल दिया गया उसको, तो रूपक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये चांद के जैसा दिखता है, तो जैसा आ गया तुलना हो रहा है, तो वो उपमा अलंकार होता। विभत्य रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, ये विभत्य रस का स्थायी भाव है। साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, इसमें आपको बताना है ये क्या है, तो ये दोस्तों आपको पता है क्रिया विशेषण है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो आप बताते, इस पर अगर अंडरलाइन होता ना तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होता। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वाच्य और पदबंध से 2-2 क्वेश्चन, 4 नंबर कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उनको पढ़ लीजिए। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, पदबंध बताना है। तो यहाँ पर नॉन के बारे में बात की जा रही है। अगर मान लीजिए मैं इस पूरे को अंडरलाइन करता हूँ, तो यहाँ पर सारा चीज नॉन ही है, किसी व्यक्ति का नाम ही है यहाँ पर, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा संज्ञा पदबंध है। मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, अब मैं इस पर अंडरलाइन करता हूँ, तो यहाँ पर अमर के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध है। अगर दिल्ली जा रहा है इस पर मैं करता, तो दिल्ली भी तो यहाँ पर हमारा संज्ञा ही है। जा रहा पर करता केवल तब होता हमारा ये क्रिया पदबंध, ठीक ना। गंगा में घर, इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है, तो देखो गाइस, जहां पर कॉन्ट्रास्ट हो, मतलब विपरीत हो, जो चीज मुमकिन ना हो, वैसा अगर आपको सेंटेंस देखने को मिले तो उसमें जो शब्द शक्ति होगा ना, ये व्यंजना होगा। व्यंजना मतलब विपरीत, जो कि संभव नहीं है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा गया है कि इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, तो ये वसंत तिलका में याद कर लीजिएगा। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। छंदों को पढ़ते समय जो है ना, जब विराम आता है तो उसे यति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शून्यक फाइंड करना है, ये जो कि बहुपद है, ठीक ना, द्विघात समीकरण में। तो देखो गाइस, शून्यक फाइंड करने का ट्रिक क्या है, मैंने बताया था कि पहला पद और अंतिम पद को आप गुना कीजिए, और जो आएगा ना उनको गुना करने पर, और बीच वाला जो पद होगा उसको इस प्रकार तोड़िए कि दोनों को गुना करने पर x का स्क्वायर ही आए। पहला पद और अंतिम पद को गुना करने पर जो आ रहा है वही बीच वाले को गुणनखंड करने पर और उनको गुना करने पर आए।
तो देख लेते हैं हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं और दूसरा भी x मान लेते हैं, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद ही आए तो माइनस माइनस हम एक माइनस एक्स और दूसरा माइनस एक्स, दो गुणनखंड मान लेते हैं। जब आप इसको गुना करोगे गाइस तो देखो माइनस माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा एक्स का स्क्वायर, तो गुना करने पर सेम नंबर आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा है, तो देख लीजिए जोड़ने पर आपको पता चल जाएगा, एक एक्स माइनस में और दूसरा एक्स भी माइनस में है, तो आपका हो जाएगा माइनस में 2x। तो यहाँ पर जो हमारा गुणनखंड है ये बिल्कुल सही हुआ है, जोड़ने या घटाने पर हमारा माइनस में 2x आ रहा है बीच वाला पद, और गुना करने पर हमारा सेम आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो। तो हम इसको कॉमन रख लेते हैं इस तरीके से, पहले आप पेयर बनाइए, देखिए एक्स स्क्वायर और गुणनखंड किया तो एक एक्स माइनस में प्लस में 1। अब इस तरीके से पेयर बनाइए और कॉमन निकालिए, तो दोनों में एक एक्स कॉमन निकल जाएगा, अंदर में एक एक्स माइनस में 1 रह जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस में 1, मतलब कि सेम उठाकर यहाँ पर रख देना होता है एक्स माइनस में 1, ठीक ना। और यहाँ पर आप ऐसा कॉमन रखिए जिनको गुना करने पर ये आए, तो एक अगर रखेंगे माइनस में 1 तो गुना करेंगे तो देखिए माइनस में एक एक्स आ जाएगा, माइनस में आएगा, और माइनस माइनस जैसे माइनस 1 को गुना माइनस एक्स से करूंगा तो कट जाएगा ये इससे, और हमारा क्या आ जाएगा प्लस में, देख रहे हैं आ रहा है ना ये वाला जिसको मैंने यहाँ पर सर्कल किया ये आ रहा है, तो कॉमन क्या निकला एक एक्स, जो ये हो गया, आप 0 यहाँ पर कर दीजिए। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, एक बार इसको लिखिए एक साथ में और एक बार ब्रैकेट वाले को लिखिए, तो एक बार मैंने इसको लिख दिया और एक बार मैं ब्रैकेट वाले को लिख दिया, तो दोनों सेम है, तो बात वही है एक एक्स। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखिए इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, एक्स यहीं रहने देता हूँ और बराबर को साइड में 1 लेकर जाऊँगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारा शून्य 1 निकला है एक्स का, ठीक ना। इसका सही आंसर 1 आएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर पिछली वीडियो में मैंने गलत बता दिया था, देखो गाइस महत्तम समवर्तक HCF फाइंड करना है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ऐसा आपको नंबर निकालना है जो दोनों में दोनों का फैक्टर हो, गुणनखंड हो और कॉमन भी हो और वो सबसे हाईएस्ट भी हो। वैसे मैं आपको बताता हूं, वैसे एक भी दोनों में आता है, दोनों का कॉमन भी है एक, आपको पता है ना, और एक जो है कॉमन भी है फैक्टर भी है, लेकिन एक हाईएस्ट नहीं है। ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों में हाईएस्ट हो। तो देखो मैं भाग विधि द्वारा इसको निकाल लेता हूँ इस तरीके से, ठीक ना, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। आप 130 से 420 में भाग कर दीजिए, तो 13 26 13 39 390 आ जाएगा, 0 से 0 आ गया, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा 3 और ये कैंसिल हो गया। अब 30 आया, 30 से भाग कर दीजिए, फिर 130 में इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है, जब तक करेंगे जब तक शेषफल आपका 0 ना आए, और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये जो भाजक होता है ना आपका वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए 30 से अब 130 में भाग करेंगे तो 30 चौक 120 हो जाएगा, घटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा हमारा। अब 10 से दोस्तों 30 में भाग कर दीजिए, ये वाला अंदर रख दीजिए, तो 10 से आप 30 में भाग करोगे तो आपका 10 या 30 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 3, तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो ये वाला आपका आंसर हो गया 10 जो है हमारा इसका HCF होगा। आई होप आप लोग समझे हों। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि 2, 4 और 8 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि इन दोनों का फैक्टर कर दो, अगर आपको भाग नहीं करने आता है तो देखिए इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट भी होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और गुणनखंड भी होना चाहिए। वैसे एक भी है, तीनों में फैक्टर है एक सभी नंबर का और तीनों में कॉमन भी है, ठीक ना, लेकिन हाईएस्ट इसमें कौन सा है, तो 2, देखिए तीनों में कॉमन भी है फैक्टर भी है, लेकिन 2 हाईएस्ट है एक से, तो इसलिए इसका HCF जो है ना वो 2 होगा, ना कि 1, क्योंकि एक हाईएस्ट नहीं है, जबकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए और फैक्टर, ठीक ना। तो एक जो है 2 ही चीज़ों को पूरा कर रहा है, कॉमन और फैक्टर को, लेकिन 2 जो है वो हाईएस्ट भी है, तो HCF बन गया हमारा 2।